कक्षा 7वीं के 7वें पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह, जो पृष्ठ क्रमांक 18 में दिया हुआ है। जहाँ चाह वहाँ राह, इस पाठ को अनुराधा मोहिनी इन्होंने लिखा है। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने हमें यह बताया है कि संकल्प शक्ति और एकत्रित कार्य करने से हम असंभव काम को भी संभव बना सकते हैं। पहला परिच्छेद। येसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। पहले परिच्छेद में बताया है कि येसंबा गांव की पाठशाला में आज बहुत कम ही संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। गुरुजी ने इतने कम विद्यार्थी आने का कारण पूछा, तब सभी विद्यार्थियों ने एक साथ मिलकर जवाब दिया कि वही नाला गुरुजी। दूसरा परिच्छेद। येसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह से अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, येसंबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। दूसरे परिच्छेद में बताया है कि येसंबा गांव के ठीक बीच में एक नाला था, जो बरसात के दिनों में 4 से 5 फीट तक भर जाता था, जिस वजह से बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते थे, क्योंकि नाला पार करने के बाद पाठशाला में दिन भर रहना बच्चों के लिए संभव नहीं था। किंतु बड़े बुजुर्ग किसी तरह से अपने गाय बैलों के साथ नाला पार करके खेतों में चले आते थे। तीसरा परिच्छेद। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। इस परिच्छेद में बताया है कि तेज बारिश के कारण जब नाला भर जाता था तो बच्चे कई दिनों तक पाठशाला नहीं जा पाते थे, जिस कारण अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी पीछे रह जाते थे, जिस वजह से वो बहुत परेशान रहते थे। लेकिन उनके पास इस समस्या का कोई हल नहीं था। अगला परिच्छेद। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण येसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे, इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं, जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई है मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी है इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने। हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। इस परिच्छेद में बताया है कि एक दिन येसंबा में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, जिस कारण से बहुत से बच्चे पाठशाला नहीं जा पाए। जब दोपहर में थोड़ी बारिश रुकी, तब सभी बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे एकत्रित हुए और बातें करने लगे। तभी तुषार ने कहा कि इस बरगद के पेड़ के नीचे मत बैठो, यहाँ पर भूत रहता है। तो फिर उससे जूही ने कहा,
कि क्या हम में से किसी ने कभी भूत देखा है? नहीं ना, यह सिर्फ एक मनगढ़ंत बातें होती है। ऐसा कहकर उसने बात आगे बढ़ाई और फिर सभी विद्यार्थी अपनी पाठशाला में उपस्थिति और अनुपस्थिति बताने लगे। फिर उतने में ही तुषार ने कहा, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। यह सुनकर सभी विद्यार्थी हंसने लगे और इसी वाक्य को दोहराकर स्वर में गाने लगे और तालियां बजाकर जोर जोर से हंसने लगे। अगला परिच्छेद, हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य और भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सबने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी है। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। इस परिच्छेद में बताया है कि फिर दामिनी ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि हर समस्या का निदान संभव है। यह बात सुनकर सभी बच्चे गंभीर हो गए और समस्या का हल निकालने के लिए विचार करने लगे। और तभी आशीष बोला कि हम नाले पर पुल बना सकते हैं, क्योंकि हमें अंतर्जाल से यानी कि इंटरनेट से सारी जानकारी भी मिल सकती है और नाले की चौड़ाई भी ज़्यादा नहीं है। अगला परिच्छेद, पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह यसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार को और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। इस परिच्छेद में बताया है कि पुल बनाने की बात यसंबा गांव में आग की तरह फैल रही थी और सभी लोग विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहे थे। फिर उसके बाद विद्यार्थियों ने समूह बनाकर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई और फिर गांव के लोगों से 20-20 रुपये एकत्रित किए और गांव के सभी लोग और शिक्षक सब मिलकर विद्यार्थियों की सहायता भी कर रहे थे। अगला परिच्छेद, बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। इस परिच्छेद में बताया है कि पुल बनाने की आवश्यक सामग्री खरीदी गई और फिर जब सभी चीजें उपलब्ध हो गई तो पुल बनाने का काम शुरू हो गया। बुजुर्गों के अनुभव, युवाओं की शक्ति और बच्चों के उत्साह से सबने मिलकर काम करना शुरू कर दिया था। अगला परिच्छेद, अंततः आनंद की वह सुबह आ ही गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। इस परिच्छेद में बताया है कि फिर सिर्फ 15 दिनों में पुल बनकर तैयार हो चुका था। सभी की मेहनत रंग लाई और सभी को एकता, संगठन और श्रम का महत्व भी समझ में आ गया था। अगला परिच्छेद, बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से
पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। इस परिच्छेद में बताया है कि हर साल की तरह इस साल भी नाले में पानी भरा हुआ था, लेकिन विद्यार्थी हंसते हुए पाठशाला जा रहे थे। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया था और संगणक की मदद से शिक्षा निरीक्षक के सामने उसे प्रस्तुत किया।